जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम आपको एक मॉडल पेपर बताएंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, बीए सेकंड सेमेस्टर के जो सोशोलॉजी के पेपर होंगे उसके मॉडल पेपर सेम इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में मॉडल पेपर क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद यानी कि इसको बताने के बाद हम आपको क्या कवर कराएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कल के छूटे हुए थे, और उसी में यदि लघु का भी टाइम मिलता है तो लघु भी करा देंगे। उसके बाद फिर आपका जो सोशोलॉजी का क्लास स्टार्ट था वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इतिहास का पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल से ज़्यादा जुड़े और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होकर फ्री में PDF और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, PDF नोट्स सब हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, या तो हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर BA BSc BCom यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो BA का एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन 2025, सोशोलॉजी समाजशास्त्र, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चार्ज, पेपर 1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड, 2 हावर का टाइम रहेगा। सेक्शन ए खंड अ में आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दिया है यहाँ पर देयर आर टोटल 5 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। यानी कि कह रहा है कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है क्या है, 3 नंबर का है, यानी कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 9 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे और 50 वर्ड में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय समाज में भारतीय समाज में विविधता क्या है? भारतीय समाज में विविधता में एकता को, ये क्वेश्चन हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। जो समाजशास्त्र का क्लास यदि आप लिए होंगे कल के वीडियो का, तो ये क्वेश्चन आपको हमने बताया था। भारतीय समाज में विविधता में एकता, या भारतीय समाज में विविधता क्या है। दूसरा क्या है? मध्यम वर्ग पर टिप्पणी लिखी। क्या है? मिडिल क्लास, यानी मध्यम वर्ग पर टिप्पणी लिखना है। कमेंट ऑन द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग पर टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में चलिए आगे आएगा तो हम बता देंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से एग्ज़ाम में आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन नक्सलिज्म, यानी कि नक्सलवाद पर टिप्पणी लिखिए। नक्सलवाद टिप्पणी लिखिए। डिफाइन टाउन, यानी कस्बा को परिभाषित कीजिए। क्या? डिफाइन टाउन, कस्बा को परिभाषित कीजिए। ये तो आप सब आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नोट दैट कास्ट इज अ क्लोज क्लास, यानी कि जाति एक बंद वर्ग है, टिप्पणी लिखिए। क्या? जाति क्या है? एक बंद वर्ग है, इस पर टिप्पणी लिखना आता, लिखिए। अब आता है हमारा सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर क्या कहा है? देयर आर टोटल 7 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में टोटल कितने हैं? 7 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 4, यानी कि इसमें से 4 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, नहीं लिखना है। आंसर इस क्वेश्चन इन अबाउट 225, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमें 225 वर्ड यानी शब्दों में देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 9 मार्क का है, तो 9 जो 36 नंबर इस प्रश्न से उठ जाएंगे, इस प्रश्न के यानी कि लघु उत्तरीय से। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है इंडियन विलेज आर टाउन कॉम्प्लीमेंट इच अदर कमेंट्स, यानी कि भारतीय गांव व नगर एक दूसरे के पूरक हैं, टिप्पणी लिखिए। भारतीय गांव या गांव एवं नगर पर, गांव और नगर एक दूसरे के पूरक हैं। क्या एक दूसरे के पूरक हैं? इस पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संयुक्त परिवार समझ रहे हैं ना? संयुक्त परिवार क्या है? भारत में संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। डिफाइन ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया एंड थ्रो लाइट ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स।
नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारतीय समाज की सांस्कृतिक एवं निजातीय विविधता का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज में सांस्कृतिक एवं निजातीय विविधता का वर्णन करना है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ इंडिया सोसाइटी इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। संरचनात्मक और प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज में अध्ययन का वर्णन कीजिए। यह हमारा लघु उत्तरी का चौथा प्रश्न है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी पर हमें टिप्पणी लिखना है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर टिप्पणी लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इस पर एक टिप्पणी लिखना। जनसंख्या वृद्धि इसके बारे में तो आप आसानी से ले सकते हैं। भारतीय समाज में जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, विश्लेषण कीजिए। क्या भारतीय समाज में जाति जो है वह राजनीति यानी पॉलिटिकल कैरियर को कैसे परिभाषित करती है, विश्लेषण करना है, विशेषता बतानी है इसकी। हाउ डज कास्ट इफेक्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया सोसाइटी एनालिसिस। अब आता है हमारा सेक्शन सी खंड स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देयर आर टोटल 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, इस सेक्शन में। अटेम्प्ट एनी 2 यानी इनमें से हमें 2 क्वेश्चन को लिखना है, अटेम्प्ट करना है। आंसर इस क्वेश्चन इन अबाउट 400 यानी कि 475 वर्ड यानी कि 475 शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 मार्क का यानी कि 15 नंबर का रहेगा। यानी कि इस प्रश्न से हमें 30 नंबर उठाने हैं। 30 नहीं तो 25-20 तो जरूर ही लिखना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोशन डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया सोसाइटी। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी की चर्चा करते हुए। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय समाज के एकीकरण। क्या दिया गया है, भारतीय समाज के एकीकरण में विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारतीय समाज में एकीकरण में विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि थ्रो लाइट ऑन द चेंजिंग मैरिज पैटर्न इन इंडिया सोसाइटी। भारतीय समाज में बदलते विवाह के प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए। यानी कि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है उस पर प्रकाश डालना है। भारतीय समाज में बदलते विवाह के प्रतिमानों पर प्रकाश डालना है। राइट एन एसे ऑन द चेंजिंग ज्वाइंट फैमिली इन कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी। समकालीन, कंटेम्पोररी मतलब क्या होता है, समकालीन भारतीय समाज में बदलते संयुक्त परिवार पर एक निबंध लिखना है। क्या, संयुक्त जॉइंट फैमिली पर एक निबंध लिखना है। तो ये तो हो गया आपका मॉडल पेपर। अब इसके बाद हम आपको जो कल के बचे हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसको कवर कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सी तक यानी कि यहाँ तक कराया था। कहाँ तक, हाँ, PDF नंबर 5 यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है ये क्या है, PDF का नंबर है। तो PDF 5 तक कराया था, उसके आगे 6 होगा। टोटल 57 पेज हैं। तो 57 पेज में से हम 5 पेज पढ़ा दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है सामाजिक जीवन में जाति के 4 कार्य लिखिए। क्या सामाजिक जीवन में हमारे जो जाति के 4 कार्य हैं उसको लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा। वर्ण एवं जाति में 2 अंतर को लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ण एवं जाति में 2 अंतर को लिखना है। और जो वर्ण है व्यक्ति के गुण तथा कार्य पर आधारित होता है, जबकि जो जाति है व्यक्ति के जन्म पर आधारित होता है। और वर्ण समानता पर आधारित होते हैं। दूसरा है वर्ण समानता पर आधारित होते हैं, जबकि जाति उच्च नीच का भेद होता है। हिंदू विवाह के 2 उद्देश्य बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। क्या, हिंदू विवाह के 2 उद्देश्य, दो नहीं, हिंदू विवाह के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है धर्म, दूसरा है प्रजा यानी संतान, तीसरा है रति यानी आनंद, खुश की प्राप्ति। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य रति यानी आनंद है। विवाह यौन संतुष्टि अथवा काम वासना की पूर्ति का भी साधन होता है।
आगे तक की तरफ बढ़ते हैं कि विवाह को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विवाह को परिभाषित कीजिए। तो पहला दिया है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। बोगार्डस के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज स्वीकृत एक तरीका है, यानी कि यह गिलिन तथा गेलिन के अनुसार। हिंदू विवाह की 4 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला विशेषता क्या है? एक धार्मिक संस्कार, दूसरा है एक विवाह, तीसरा है अंत विवाह। हिंदुओं में विवाह अंत विवाही है, अर्थात प्रत्येक हिंदू को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है, वह अलग ही जाति से विवाह नहीं कर सकते हैं। चौथा क्या है? सगोत्र संप्रवह। क्या है? चौथा है हमारा सगोत्र संप्रवह तथा संपिंड बहिर्विवाह, यानी यद्यपि हिंदुओं में अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा रही है, फिर भी अपने गोत्र प्रवर तथा संपिंड में विवाह नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विवाह के प्रकार लिखिए। तो हिंदू विवाह के प्रकार क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला ब्राह्मण विवाह, दूसरा आर्ष विवाह, तीसरा क्या है? प्रजापत्य विवाह, चौथा आसुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह, आठवां पैचास विवाह, भूत प्रेत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुलोम विवाह क्या है? तो हिंदू विवाह से जितने भी रिलेटेड प्रश्न थे उसको पढ़िएगा। तो अनुलोम क्या है? अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का और स्त्री निम्न वर्ग की होती है, अर्थात इस प्रकार के विवाह में ऊंची जाति के पुरुष नीची जातियों की स्त्रियों से विवाह करते हैं, यानी उनके साथ विवाह करते हैं। प्रतिलोम विवाह क्या है? आपको वह भी बताया हमने। धर्म को परिभाषित कीजिए। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास यानी विश्वास है। धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे मानव को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। आगे प्रश्न हमारा है, हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म के 4 महत्व लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप सभी को पढ़ना है। धर्म की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। क्या? धर्म की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अलौकिक शक्ति में विश्वास पहला, दूसरा आशा एवं शक्ति का स्तोत्र, तीसरा पवित्रता से संबंध, चौथा विशिष्ट धार्मिक प्रतीक। सामान्य और विशिष्ट धर्म में 2 अंतर लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, आपको लिखना है। वर्ग से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक वर्ग का तात्पर्य उन व्यक्तियों को समूह से होता है जिनकी किसी समाज में समान स्थिति होती है। नेक्स्ट, वर्ग को परिभाषित कीजिए। वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग को परिभाषित कीजिए। सामाजिक वर्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हमारी क्या है? ऊंच नीच की भावना या मनोवृत्ति, यह पहला हो गया। दूसरा आधार। इन प्रश्नों के जो अंदर का है आपको लिखना पड़ेगा। सामाजिक वर्ग के अप्रत्यक्ष आधार से क्या तात्पर्य है, इसको आप लिखिएगा। अब आता हमारा जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पढ़िएगा। संयुक्त परिवार से आप क्या आशय है या संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? ठीक है। समान नियम, समान रसोई उत्पादन की संगठित व्यवस्था, संयुक्त पूंजी, सामान्य भरण पोषण, समान धर्म एवं दायित्व का पारस्परिक रूप से निर्वाह तथा कर्ता की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, यानी कि परिभाषा लिखना है। संयुक्त परिवार के 4 गुण क्या है? पहला गुण है कि बच्चों का समुचित पालन पोषण, परोपकारी एवं सामूहिक जीवन, वृद्धावस्था में सुरक्षा, नवीन पति पत्नियों पर हल्का भार होना। संयुक्त परिवार के 4 दोष भी होते हैं। पहला है द्वेष एवं कलेश का केंद्र होता है, दूसरा स्त्रियों की दुर्दशा, तीसरा बाल विवाह को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, अधिक संतान उत्पादन। ये क्या है? संयुक्त परिवार के दोष होते हैं। कृषक को परिभाषित कीजिए। कृषक समाज की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। रॉबर्ट रेडफील्ड, क्या दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस प्रकार परिभाषित किया है, आपको बताना है। आंद्रे बेतई के अनुसार कृषक समाज की अवधारणा। इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंद्रे बेतई के अनुसार कृषक समाज की अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा, पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? अभी हमने आपको क्वेश्चन जस्ट इसके पहले यानी कि जस्ट कुछ समय आपको पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं
इसको बदलता है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वर्ण जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच जो अन्य जातियां विकास के अवसरों से वंचित रही है उन्हीं को हम पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी कहते हैं। पिछड़े वर्गों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको लिखिए। अन्य पिछड़े वर्गों की चार समस्याएं लिखिए, या फिर अन्य पिछड़े वर्गों की चार समस्याएं। पहली समस्या है सामाजिक समस्याएं, दूसरा आर्थिक समस्याएं, तीसरा पिछड़ेपन का राजनीतिकरण, चौथा आंतरिक असमानताएं। पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकरण हेतु दो सुझाव दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े वर्ग से संबंधित काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था? 29 जनवरी सन 1953 में हुआ था। मंडल आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1 जनवरी सन 1979 यानी 1979 ईस्वी को मंडल आयोग की नियुक्ति हुई थी। इस आयोग के अध्यक्ष पीबी मंडल थे। अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है? सामान्य रूप से अनुसूचित जाति का अर्थ उन अस्पृश्य जातियों से लगाया जाता है जो घृणित पेशों या व्यवसायों के माध्यम से अपनी जीविका चलाती है। अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए। आगे प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की दो सामाजिक समस्याएं क्या है? पहला है निम्न स्थिति, दूसरा है सामाजिक संपर्क पर रोक। इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। अनुसूचित जातियों की चार आर्थिक समस्याएं। पहली समस्या व्यवसाय की चयन की स्वतंत्रता नहीं, दूसरा संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं, तीसरा सेवा कार्य पारिश्रमिक कम, श्रम विभाजन में न्यूनतम स्थिति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता संबंधी चार समस्याएं बताइए। लिखना है आपको। अनुसूचित जातियों की समस्या के हल हेतु चार प्रयास कीजिए। हिंदू महिलाओं की किन्हीं चार समस्याओं का उल्लेख कीजिए। हिंदू महिलाओं की किन्हीं चार समस्याओं का उल्लेख कीजिए। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किए? तो इसको पढ़ना पड़ेगा। स्त्रियों की स्थिति सुधारने में राजा राम मोहन राय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सती प्रथा आंदोलन जैसे उन्होंने सती प्रथा आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा कुलीन विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई थी और सफल भी हुए थे। उनके इन प्रयासों से स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों की दशा सुधारने में एंटी बेसेंट का योगदान बताइए। एंटी बेसेंट ने बाल विवाह तथा विधवा विवाह पुनर्विवाह निषेध के विरुद्ध प्रकार कार्य किया। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की ऊंची स्थिति करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। स्त्रियों की दशा सुधारने में स्वामी विवेकानंद के प्रयास को बताइए। स्वामी विवेकानंद ने पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों का कड़ा विरोध किया। बाल विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह निषेध की प्रथा को समाप्त करने सक्रिय प्रयास किया। विधवाओं तथा अनाथ स्त्रियों के लिए एक मठ भी खोला उन्होंने। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों की दशा सुधारने में स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती दोनों ने प्रयास किया। तो स्त्रियों की दशा सुधारने में दयानंद सरस्वती ने क्या प्रयास किए? नेक्स्ट, सरकार द्वारा किए गए दो महिला कल्याण के कार्य लिखिए। पहला, निर्धन एवं अभावग्रस्त महिलाओं तक ऋण की सुविधा पहुंचाने हेतु महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना की गई। सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया गया ताकि महिलाओं पर हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों से लड़ा जा सके। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या दिया गया है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के आधार पर जनघनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पर जनघनत्व 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? इसको आप पढ़िएगा। 74% साक्षर हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण लिखिए। पहला, गर्म जलवायु, दूसरा अशिक्षा। जनसंख्या वृद्धि के दो परिणाम कौन कौन से हैं? तो अथवा भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। पहला है रहन सहन का निम्न स्तर, दूसरा समस्याओं में वृद्धि। तो भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के दो उपाय कौन कौन से हैं? परिवार नियोजन और शिक्षा का प्रसार। भारतीय समाज एवं रूपांतरण के चार उपागम लिखिए। नेक्स्ट,
द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय समाज में रूपांतरण की किन्हीं 2-4 प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। पहली नगरीकरण, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा पश्चिमीकरण, चौथा संस्कृतिकरण। भारतीय समाज में रूपांतरण और लौकिकीकरण की क्या योगदान है, आपको इसको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संरचनात्मक उपागम क्या है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा क्या है। इन सभी का आंसर आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय एकीकरण यह आपके एग्जाम में आ भी सकता है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के 4 बाधाएं लिखिए, या फिर भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। पहला है भाषावाद, दूसरा है सांप्रदायिकता, दूसरा जातीयता, चौथा क्षेत्रीयता। इन सभी के बारे में लिखिएगा जरूर। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के 2 उपाय लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार द्वारा किए गए एकीकरण के 2 उपाय लिखिए। सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। क्या? सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सांप्रदायिकता के 4 कारण लिखिए। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नक्सलवाद क्या है? क्या है नक्सलवाद? क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद ही आतंकवाद का आशय है। माओ त्से तुंग, क्या है नक्सलवाद जो है वह आतंकवाद का आशय है। माओ त्से तुंग के क्रांतिकारी हिंसक वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद जो अपना लक्ष्य बताता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। अभी हमने जो पेपर सॉल्व करा है उसमें आया हुआ प्रश्न है। नक्सलवाद का प्रभाव किन किन राज्यों में है? नक्सलवाद का प्रभाव बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है नक्सलवाद। संयुक्त परिवार की 4 विशेषताएं लिखिए। पहला धन का समान वितरण, चौथा खर्च की बचत, तीसरा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन, चौथा बड़े बूढ़ों का उपदेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय हिंदुओं में ब्राह्मण विवाह के प्रमुख अनुष्ठानों का उल्लेख करें। ब्राह्मण विवाह उच्च कोटि का विवाह माना जाता है। इस विवाह में होम, प्राणी ग्रहण एवं समतपति का होना आवश्यक है। भारत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मध्य भेद व्यवहारिक रूप से किस आधार पर किया जाता है? भारत में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक के मध्य भेद जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। बाहरी संस्कृतियों के अभाव के कारण भारतीय जनजातियों में उत्पन्न होने वाली सबसे अधिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि समाज में वर्गों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि समाज के अंतर्गत निम्न वर्ग आते हैं: कृषक, खेतिहार मजदूर, श्रमिक वर्ग आदि। भारतीय मध्यम वर्ग के प्रमुख आर्थिक मानदंड क्या हैं? भारतीय मध्यम वर्ग के प्रमुख आर्थिक मानदंड हैं कृषि, पशुपालन, हस्त, आयु उद्योग आदि। भारत के अधिकांश गांवों में सामाजिक संस्तरण में व्यक्ति की प्रतिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार क्या हैं? भारत के अधिकांश गांवों में सामाजिक संस्तरण में व्यक्ति की प्रतिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं जन्म, वर्ग, लिंग, आयु, व्यक्तित्व, भिन्नताएं, लक्षण, योग्यता आदि। तो आपका जो अति लघु त्रिप्रश्न था वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ से आपका लघु त्रिप्रश्न स्टार्ट होगा, तो इसको आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।